हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और हम लोग देखने वाले हैं अपना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का एमसीक्यूज का पार्ट देखने वाले। ये पहला पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट आएगा। दोनों पार्ट में ही हम लोग पूरा का पूरा एनआई एक्ट कवर कर लेंगे, ठीक है। और ये हमारा होगा किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट? आईबीपीएस एसओ के लिए, एआईबी के लिए। और अगर कोई और एग्जाम में पूछा जाता है, भाई मान लीजिए कि जुडिशरी वगैरह में पूछा जाता है, फिर किसी और एग्जाम में, उसमें भी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो ये पीवाईक्यूज हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। नंबर दिलाकर जाएंगे, तो एकदम पेन कॉपी लेकर बैठिए अपने, ताकि आप लोगों को अ, जो भी क्वेश्चन नया लगे वो आप कॉपी में अपनी लिख पाए, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 केम इनटू फोर्स। परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 1 मार्च 1882, 15 अगस्त 1947 या फिर 1 अप्रैल 1935। क्वेश्चन है ये हमारा। 5 सेकंड देता हूँ, आंसर करिए इसको। तो चलो देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 1 मार्च 1881। ये तो आप वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो कि जब 1881 की बात हो रही है तो उसी के आसपास ही ये एक्ट फोर्स में आया होगा। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो एक ही आंसर हमारा सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 4 अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। धारा 4 के अनुसार वचन पत्र में निश्चित धनराशि किसे भुगतान करने का शर्त रहित वचन होता है? द मेकर हिमसेल्फ, अ सर्टेन पर्सन, और टू हिज ऑर्डर और टू बियरर, द गवर्नमेंट ओनली, या फिर अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो क्या होता है इसका आंसर? आप मेरे को दो 5 सेकंड में। तो इसका आंसर हमारा अ सर्टेन पर्सन और टू हिज और टू बियरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अंडर सेक्शन 5 अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन्वॉल्व्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर directing a certain person to pay a certain sum of money to a specified person. This maker is called the। धारा 5 के अनुसार बिल ऑफ एक्सचेंज बनाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ड्रॉर कहते हैं, ड्रॉई कहते हैं, पेई कहते हैं, या फिर इंडोर्सर कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम से आए आते हैं, पीवाईक्यू से ही उठाए हैं, तो इनको बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। 5 सेकंड में इसका आंसर दो। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा ड्रॉवर होता है, ठीक है, जो लिखता है, जो बनाता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, वो ड्रॉवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अंडर सेक्शन 6 अ चेक इज डिफाइंड एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड। धारा 6 के अनुसार चेक एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज है जो किसी बैंकर पर आधारित हो और पेबल ओनली आफ्टर 6 months, नॉट एक्सप्रेसली टू एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, पेबल ओनली टू द ड्राइवर ड्रॉवर, या फिर पेबल ओनली इन फॉरेन करेंसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या हुआ? तो इसका आंसर हमारा नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। मांग पर भुगतान के अलावा किसी अन्य प्रकार से देय नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही आप चेक जो है बैंक में प्रेजेंट करेंगे तभी आपका चेक का भुगतान होगा, वैसे नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। एज पर द अमेंडमेंट सेक्शन 6 द डेफिनेशन ऑफ चेक ऑल्सो इंक्लूड। संशोधित धारा के अनुसार चेक की परिभाषा में क्या शामिल है? Only paper-based check, the electronic image of a truncated check and a check in electronic form, only demand draft, या फिर only postal orders। क्या चीज है इसमें इंक्लूड करती है चेक को? इसका आंसर 5 सेकंड में बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं क्या है। इसका आंसर है द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। ये भी इसको इंक्लूड करता है अमेंडमेंट के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अंडर सेक्शन 7 द पर्सन टू whom a bill of exchange is directed to be presented for payment in case the original drawee does not accept it is called the। धारा 7 के अनुसार यदि मूल ड्रॉई बिल स्वीकार न करे तो जिस व्यक्ति को भुगतान हेतु प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इंडोर्सी कहेंगे, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, एक्सेप्टर फॉर ऑनर, या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसका आंसर बताइए क्या है 5 सेकंड में।
तो चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा। यह ड्रॉ इन केस ऑफ नीड, आवश्यकता अनुसार आवत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 8, द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ऑन नेम टू द पोजेशन ऑफ इट एंड टू। धारा 8 के अनुसार होल्डर वह व्यक्ति जो अपने नाम पर लिखत का कब्जा रखता है और sell it to anyone, receive or recover the amount due thereon, destroy if needed, change its date। तो इसका आंसर क्या है ये बताइए आप लोग 5 सेकंड में। तो आंसर देखते हैं इसका क्या है। रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 9, अ होल्डर इन ड्यू कोर्स मस्ट हैव ऑब्टेन्ड द इंस्ट्रूमेंट फॉर कंसिडरेशन बिफोर इट बिकम ओवरड्यू एंड। धारा 9 के अनुसार होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए प्रतिफल और परिपक्वता से पहले पहले प्राप्ति के साथ और क्या जरूरी है। इन गुड फेथ विदाउट सफिशिएंट कॉज टू बिलीव एनी डिफेक्ट एग्जिस्टेड इन, या फिर थ्रू अ कोर्ट ऑक्शन ओनली, एज अ गिफ्ट फ्रॉम द पे, या फिर विदाउट एनी सिग्नेचर ऑन द इंस्ट्रूमेंट। इसका आंसर बताइए फटाफट से 5 सेकंड में। तो आई होप आपको पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर हम देखते हैं, एक इन गुड फेथ विदाउट सफिशिएंट कॉज टू बिलीव एनी डिफेक्ट एग्जिस्टेड इन टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर सेक्शन 10, पेमेंट इन ड्यू कोर्स मींस पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द अपेरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस टू अ पर्सन इन पोजेशन अंडर सर्कमस्टेंसेस विच। धारा 10 के अनुसार पेमेंट इन ड्यू कोर्स का क्या तात्पर्य है। तो इसका क्या तात्पर्य है, डू नॉट अफोर्ड रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट, आर डिसाइडेड सोलली बाय द बैंक मैनेजर, रिक्वायर पुलिस वेरिफिकेशन, या फिर अप्लाई ओनली टू प्रोविजन नोट। आंसर दीजिए इसका क्या है 5 सेकंड में। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा। तो इसका आंसर है ए, डू नॉट अफोर्ड रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 13, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल। धारा 13 के अनुसार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अर्थ ऐसा वचन पत्र, विनिमय पत्र या चेक है जो कैसे दे ओनली टू अ नेम्ड पर्सन, आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर, ओनली इन कैश, या फिर ओनली थ्रू अ बैंक ड्राफ्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है पीवाईक्यूज में, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको कॉपी कॉपी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 5 सेकंड देता हूँ, आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर हम देखते हैं, आइदर टू ऑर्डर और टू बियरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 14, व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज ट्रांसफर्ड टू एनी पर्सन सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट दैट पर्सन द होल्डर, दिस एक्ट इज कॉल्ड। धारा 14 के अनुसार जब लिखत किसी व्यक्ति को इस तरह हस्तांतरित की जाती है कि वह होल्डर बन जाए, इसे क्या कहते हैं। नेगोशिएशन, इंडोर्समेंट, प्रेजेंटमेंट, या फिर प्रोटेस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 5 सेकंड है आपके पास में। तो इसका आंसर है हमारा नेगोशिएशन। ठीक है, और नेगोशिएशन इसे बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 15, व्हेन द मेकर और होल्डर साइंस एन इंस्ट्रूमेंट अदरवाइज देन एज मेकर फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन, दिस एक्ट इज कॉल्ड। धारा 15 के अनुसार प्रक्रियान्वयन हेतु लिखित पर हस्ताक्षर करने के कार्य को क्या कहा जाता है। इंडोर्समेंट, एक्सेप्टेंस, प्रेजेंटमेंट, या फिर डिस्चार्ज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 सेकंड देता हूँ, आंसर दीजिए। तो आई होप आपको ये इसका आंसर पता होगा क्या होगा। तो इसका आंसर हमारा इंडोर्समेंट बोलते हैं। ठीक है, और इंडोर्समेंट होता क्या है, सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग जब मेकर या होल्डर नेगोशिएशन के पर्पज से इंस्ट्रूमेंट के पीछे या आगे साइन करता है, उसे इंडोर्समेंट कहा जाता है, और साइन करने वाले को इंडोर्सर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 16, इफ एन इंडोर्सर साइंस हिज नेम ओनली विदाउट डायरेक्टिंग पेमेंट टू एनी स्पेसिफाइड पर्सन, द इंडोर्समेंट इज सेड टू बी। धारा 16 के अनुसार यदि पृष्ठांकन
पृष्ठांकनकर्ता केवल अपना नाम हस्ताक्षर करे बिना किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को भुगतान का निर्देश दिए, यह पृष्ठांकन क्या कहलाएगा? इन फुल, इन ब्लैंक, रिस्ट्रिक्टिव या फिर कंडीशनल। इसका आंसर आप लोग मेरे को कमेंट में देंगे, ठीक है? कमेंट में आपको इस क्वेश्चन 13 का आंसर देना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 17 वेयर एन इंस्ट्रूमेंट मे बी कंस्ट्रूड either as a promissory note or a bill of exchange, the choice of how to treat it rests with। धारा 17 के अनुसार जब कोई लिखित वचन पत्र या विनिमय पत्र दोनों की तरह समझा जा सकता है तो इसे तय करने का अधिकार किसके पास है? मेकर को, होल्डर को, न्यायालय को केवल, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को? आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में। तो आंसर देखते हैं इसका क्या है हमारा, होल्डर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सेक्शन 18 वेयर द अमाउंट स्टेटेड इन फिगर्स एंड इन वर्ड्स डिफर्स ऑन एन इंस्ट्रूमेंट द अमाउंट पेएबल इज। धारा 18 के अनुसार यदि लिखित पर अंकों और शब्दों में लिखित राशि अलग अलग हो तो देय राशि कौन सी मानी जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, ये 5 स्टार मार्क कर लो, पक्का कॉपी में ले लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द अमाउंट इन फिगर्स है तो उसको माना जाएगा, अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड्स उसको माना जाएगा, एवरेज ऑफ बोथ अमाउंट्स, या फिर द इंस्ट्रूमेंट बिकम्स वाइड। तो इसका आंसर आप लोग देंगे 5 सेकंड्स में मेरे को, क्या आंसर है इसका? तो ठीक है, देखते हैं इसका आंसर हम लोग क्या है। इसका आंसर है द अमाउंट स्टेटेड इन वर्ड्स। इसका रीजन मैं बताता हूँ तुमको क्यों। इसका रीजन ये है, मान लो कि चेक में लिखा हुआ है कि 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये, और 10,000 उसने लिख दिए हैं वर्ड्स में। अब क्या होगा, हो सकता है कि इसमें 10,000 में एक जीरो यहाँ लग जाए या फिर एक जीरो यहाँ भी लग सकता है, तो और अगर अंकों के हिसाब से दिया जाएगा तब तो उसका घाटा हो जाएगा। लेकिन जो 10,000 लिखे हुए हैं, 10,000 वो 10,000 ही रहेंगे। 10 को 20 तो कर नहीं देगा क्योंकि वहां पर गड़बड़ हो सकती है, 20 भी करेगा तो भी दिक्कत होगी, कुछ भी करेगा शब्दों वालों में तो भी दिक्कत होगी। तो इसीलिए शब्दों में जो राशि लिखी जाती है उसको महत्वता दी जाती है, ना कि अंकों वाली को। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक नॉर्मल लाइफ की बात भी बोल रहा हूँ, जनरल बात है कि जब भी आप चेक इशू करोगे तो बहुत क्लियर लिखना, वर्ड्स में लिखना, और जब भी चेक में भी लिखते हो ना तो 10,000 इस हिसाब से बनाना, इस प्रकार से बनाना, ऐसे करके, ठीक है, ताकि जो जीरो है वो जुड़े हुए दिखे और उनमें कुछ भी छेड़खानी ना की जाए और ना ही ज्यादा स्पेस रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 20 एन इनकोहेट stamped instrument is one which is signed and delivered wholly blank or incomplete giving prima facie authority to the holder to। धारा 20 के अनुसार अपूर्ण स्टाम्प युक्त लिखित धारक को क्या करने का प्रथम दृष्टा अधिकार देती है? डिस्ट्रॉय द इंस्ट्रूमेंट, कंप्लीट इट विद द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टाम्प, ट्रांसफर इट टू द गवर्नमेंट, या फिर रिपोर्ट इट टू द पुलिस। क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है हमारा। तो इसको कंप्लीट करना पड़ेगा स्टाम्प वगैरह लगा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 22 द टर्म डेज ऑफ ग्रेस रेफर्स टू द एडिशनल डेज एडेड टू द मैच्योरिटी डेट ऑफ। धारा 12-22 के अनुसार डेज ऑफ ग्रेस शब्द की शब्द किसकी परिपक्वता तारीख में जोड़े जाने वाले अतिरिक्त दिनों को दर्शाता है? चेक्स ओनली, पोस्टल मनी ऑर्डर्स, फिक्स्ड डिपॉजिट, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स नॉट पेएबल ऑन डिमांड एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट। क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड्स में निकालना है फटाफट से आप लोगों को। तो इसका आंसर क्या है हमारा, आई होप आपको पता होगा, देखते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स नॉट पेएबल ऑन डिमांड एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर सेक्शन 26 अ माइनर मे ड्रॉ, endorse, deliver and negotiate a negotiable instrument so as to bind। धारा 26 के अनुसार एक अवयस्क लिखत जारी प्रश्नांकित कर सकता है परंतु इससे कौन बाध्य होता है? द माइनर हिमसेल्फ पर्सनली, all parties except the minor himself, no one at all,
या फिर ओनली द माइनर्स गार्जियन। इसका आंसर 5 सेकंड्स में चाहिए मेरे को। तो आई होप आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है। तो ऑल पार्टीज एक्सेप्ट माइनर हिमसेल्फ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंडर सेक्शन 35 इन द एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी एवरी इंडोर्सर बाइंड्स हिमसेल्फ टू कंपनसेट द होल्डर इन केस ऑफ डिसऑनर सब्जेक्ट टू। धारा 35 के अनुसार हर इंडोर्सर अनादर की स्थिति में धारक को क्षतिपूर्ति देने हेतु बाध्य होता है, बशर्ते ड्यू टू नोटिस ऑफ डिसऑनर इज गिवन टू हिम, he personally witnessed the dishonor, he is the first endorser only, या फिर no notice is required or at all। इसका आंसर आप लोगों को देना है मेरे को फटाफट से 5 सेकंड्स में। तो इसका आंसर हमारा ड्यू नोटिस ऑफ डिसऑनर इज गिवन टू हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये वीडियो का, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लास्ट के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको पूरा कवर करेंगे और पूरा का पूरा एक्ट इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, under section 36 every prior party to a negotiable instrument is liable to a holder in due course until the instrument is। धारा 36 के अनुसार लिखत के हर पूर्ववर्ती पक्ष होल्डर इन ड्यू कोर्स के प्रति तब तक उत्तरदायी रहता है जब तक ड्यूली सेटिस्फाइड हो, 1 year हैज पास्ड, इट्स रजिस्टर्ड, या फिर द मेकर डाइज। 5 सेकंड्स में इसका आंसर चाहिए मेरे को। तो इसका आंसर हमारा ड्यूली सेटिस्फाइड। और अब एक अनाउंसमेंट दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो IBPS SO AIB या फिर जुडिशरी की, आप लोगों को नोट चाहिए, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट चाहिए, तो आपको क्या करना है, इस नंबर पर कांटेक्ट करना है। ठीक है, जस्ट 399 में आपको सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी, 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको हर एग्जाम के लिए, और हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगे, तो उसकी दिक्कत नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।